Hello everyone, welcome to Sipika Social Science classes. So student, today we'll discuss our last topic of this chapter, sustainability of development. Students, development तो हमने कर ली चेक और हमने देख भी लिया, चेक भी कर लिया, कंपेयर भी कर लिया कि डेवलपमेंट किस अकॉर्डिंग हम किसी कंट्री की डेवलपमेंट को चेक करते हैं. अब हम देखेंगे डेवलपमेंट के अंदर एक वर्ड ऐड कर दिया, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. तो उससे पहले हम डिस्कस करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट को सस्टेन करके चलना. कैसे? यूज द रिसोर्सेज इन अ सच अ वे, इन अ बैलेंस्ड वे, इन अ प्रॉपर वे इन प्रेजेंट, सो दैट वी कैन सेव इट फॉर फ्यूचर जनरेशन. मीन्स है रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करना प्रेजेंट में ताकि आप उन रिसोर्सेज को फ्यूचर वाली जनरेशन मतलब आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा सको. ये ना हो आप यूज़ करते जा रहे हैं और आगे वाली जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा. तो उस तरीके से नहीं करना. तो डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसके अंदर क्या होना चाहिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए. मीन्स ये है वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, अदरवाइज इट इज़ मीनिंगलेस. मीन्स अगर हम कोई भी डेवलपमेंट कर रहे हैं और उसमें हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर के जनरेशन्स की नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कि उनकी तो ज़रूरतें पूरी हों या ना हो, हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो अपनी ज़रूरतों से मतलब है, तो वो मीनिंगलेस हो जाएगी डेवलपमेंट. तो उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कह सकते. सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होती है जिसमें हम किसी रिसोर्स का यूज़ करें, ऐसे तरीके से यूज़ करेंगे, मिनिमम लेवल पे यूज़ करेंगे ताकि हम उस रिसोर्स को फ्यूचर जनरेशन के को भी पास कर सके. जैसे मनी का यूज़ करते हैं. मान लो मैंने 1 मंथ में 50,000 अर्न किया, तो क्या मैं 50 के 50 खर्च कर दूंगी? नहीं, मैं अपने फ्यूचर के लिए सेव करके रखूंगी ताकि मेरे फ्यूचर में अगर मुझे कोई ज़रूरत है तो उससे मुझे हेल्प मिल जाएगी. इन द सेम वे हमारे पास कंट्री में रिसोर्सेज हैं तो हमें उसे इस तरीके से यूज़ करना है कि आगे आने वाली जनरेशन को कोई प्रॉब्लम ना हो, आगे आने वाली जनरेशन भी अपने जो हमारे दिए हुए रिसोर्सेज हैं हम उनका यूज़ कर सके. हम नहीं, सॉरी, वो जनरेशन यूज़ कर सके. अब हमारे दिए हुए तो नहीं है. इसमें एक आपके एनसीईआरटी की बुक में एक लाइन लिखी हुई है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ड फ्रॉम आर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आर चिल्ड्रन. मीन्स जो हमें ये नेचुरल रिसोर्सेज मिले हैं इनको हमने अपने फोर फादर से नहीं लिया. फोर फादर्स क्या होते हैं? जैसे दादा परदादा, वो पहले वाली जनरेशन्स, उन्होंने हमें गिफ्ट नहीं किया. ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं ये हमें हमारे चिल्ड्रन से मिल रहे हैं, मतलब आगे आने वाली जनरेशन से हमने लिए हुए हैं, उनसे उधार लिए हैं और उन्हें ही वापस करने हैं. ये नहीं है कि हम ये सोचें कि ये सारे रिसोर्सेज हमारे हैं और हम इसका यूज़ करते जाएं. नहीं, इन रिसोर्सेज को हमें एक्सप्लॉइट नहीं करना, इन रिसोर्सेज को हमने सही तरीके से यूज़ करना है ताकि जो हमने अपने बच्चों से चीज़ें उधार में ली हैं उन्हें वो चीज़ें हम क्या कर सके, वापस कर सके. ये फोर फादर से मिली हुई धरोहर नहीं है जिसका जैसे मर्जी आए यूज़ करते जाओ और आगे वाली पीढ़ी के लिए बचे या ना बचे वो उसके बारे में नहीं सोचना. ऐसा नहीं है. मीन्स ये हमने आगे वाली जनरेशन से उधार पे ली है कि हम आपकी जो ये चीज़ें आपको नेचुरल रिसोर्सेज हमने सौंपे हैं आगे वाली जनरेशन को, उससे हम वो रिसोर्सेज उधार पे ले रहे हैं और उसका हम इतना यूज़ नहीं करेंगे कि आपके लिए बचेंगे नहीं, हम आपको वो चीज़ रिटर्न करेंगे. तो इट मीन्स ये है कि अगर ये लाइन आती है तो आप ये सोच लेना कि ये जो लाइन है वो किससे रिलेटेड हो जाएगी, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट वाले टॉपिक से. अभी मैं आपको बताऊंगी वैसे इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है आपने. तो अब देखो डेवलपमेंट किस तरीके से होगी. कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज है, चाहे वो डेवलप्ड है चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज है, उनकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है दे हैव अटेन्ड एट द कॉस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट. मीन्स इसका है अगर मैंने डेवलपमेंट करनी है, डेवलपमेंट का मतलब है इम्प्रूवमेंट करनी है. अब इम्प्रूवमेंट जो होगी वो किसके थ्रू होगी? नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू होगी. तो मुझे नेचुरल रिसोर्सेज तो यूज़ करने ही पड़ेंगे. बिना नेचुरल रिसोर्सेज जैसे आयरन है, कोल है, गोल्ड है, ऑयल है, इनका यूज़ किए बिना मैं डेवलपमेंट नहीं कर पाऊंगी. तो डेवलपमेंट कैन बी डन बाय यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज. अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? डिप्लीट हो जाएंगे. मीन्स वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे. तो डेवलपमेंट हमेशा नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके की जाती है और अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं तो वो क्या हो जाती है? डिप्लीट होना शुरू हो जाती है. मीन्स जैसे
एक्सेसिव माइनिंग करें हम आयरन की, गोल्ड की, सिल्वर की, कोल की, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल लीड टू डिप्लीशन ऑफ द स्टॉक ऑफ दीज रिसोर्सेज। और इससे क्या होता है, स्मोक एंड अदर पॉइजनस गैसेस बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम फैक्ट्रीज लीड टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। अगर हमने इन रिसोर्सेज का यूज़ किया है तो इन रिसोर्सेज से कहीं ना कहीं जो हमने फैक्ट्रीज ओपन की हैं वो पॉइजनस गैस प्रोड्यूस करती है, स्मोक प्रोड्यूस करती है, जो हमारी कंट्री के लिए सही नहीं है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हमने नेचुरल रिसोर्सेज तो यूज़ कर लिए हैं और फ्यूचर जनरेशन के लिए हमने क्या छोड़ दिया, स्मोक छोड़ दिया, पॉइजनस गैसेस छोड़ दिए, तो वो चीज़ें सही नहीं होंगी। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो वाटर पोल्यूशन की हैं, चाहे वो एयर पोल्यूशन की हैं, दे विल अफेक्ट द लाइफ ऑफ फ्यूचर जनरेशन एज वेल एज आर्स। हमारी लाइफ को तो ये इफेक्ट आएगा ही आएगा, इसका बैड इम्पैक्ट आएगा, एडवर्स इम्पैक्ट आएगा, साथ के साथ ये फ्यूचर जनरेशन पर भी क्या डालेगा, इम्पैक्ट डालेगा। तो स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, ये जो मिसमैनेजमेंट है नेचुरल रिसोर्सेज का, ये से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है, चाहे वो वाटर पोल्यूशन हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन के कारण हो। तो जब डिग्रेडेशन आएगा तो इसका मीनिंग ये नहीं है दिस इज़ नॉट कन्फाइंड टू नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज, ये सिर्फ एक नेशन तक या स्टेट बाउंड्रीज के अंदर नहीं रहेगा। अगर कोई डिग्रेडेशन होता है, चाहे वो पोल्यूशन हो, चाहे वो स्मोक क्रिएट हो रहा है, पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, या पॉइजनस गैसेज निकल रही है, वो एक कंट्री को इफ़ेक्ट नहीं करेगी, वो कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ को तोड़कर पूरे वर्ल्ड को इफ़ेक्ट करेगी। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर हमने डेवलपमेंट करनी है तो हमने इस तरीके से करनी है कि वो फ्यूचर जनरेशन को इम्पैक्ट ना करे, फ्यूचर जनरेशन के ऊपर बैड इम्पैक्ट ना डाले, उसको बैडली इफ़ेक्ट ना करे। तो डेवलपमेंट हो, पर उसको हमने उसके अंदर क्या वर्ड ऐड किया, सस्टेनेबिलिटी, कि हमने उस डेवलपमेंट को सस्टेन करके कैसे चलना है, उस डेवलपमेंट को आगे प्रोग्रेसिव वे में कैसे यूज़ करना है ताकि फ्यूचर जनरेशन की लाइफ इनसे स्पॉयल ना हो। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए दो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, दो एग्जाम्पल से आपको क्लियर करती हूँ जो आपके एनसीईआरटी की बुक में भी हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ग्राउंड वाटर इन इंडिया। स्टूडेंट्स आप देखिए ग्राउंड वाटर क्या है कि पहले के टाइम में कोई समर्सिबल बनवाता था। समर्सिबल तो पहले के टाइम में नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे, खड्डा खोदना, बोर बनवाना। तो उसके लिए 50 फीट तक भी पानी आसानी से मिल जाता था। ग्राउंड वाटर मतलब जो पानी ज़मीन के अंदर है। और आज के टाइम पर हम देखें 200 250 फीट तक पानी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो मतलब हमने वाटर का लेवल धीरे धीरे क्या कर दिया है, डिग्रेड कर दिया है। और वाटर हम क्या कर रहे हैं, ओवर यूज़ करते जा रहे हैं। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर में ग्राउंड वाटर पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज जैसे पंजाब है, वेस्ट यूपी है, तो इन्होंने कहीं ना कहीं ओवर यूज़ किया है। किसके लिए, सेटलमेंट करने के लिए, अर्बन सेटलमेंट करने के लिए। तो वो ग्राउंड वाटर जो है वो 40% डिक्लाइन हो चुका है हमारे इंडिया में। तो और आपको पता है जो ग्राउंड वाटर है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है। जैसे आज के टाइम में जितने बड़े बड़े स्कूल्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, तो वो समर्सिबल ओपन कराते हैं। अब समर्सिबल उन्होंने इस्टेब्लिश करवाए, लगवाए हैं, तो अब वो समर्सिबल का पानी सब यूज़ कर रहे हैं। तो ये नहीं कह रही कि यूज़ नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पर ये हो रहा है कि जितना वो रीप्लेनिश होना चाहिए। रीप्लेनिश कैसे होता है, बारिश आती है, बारिश का पानी कहाँ जाता है, ज़मीन के अंदर जाता है, तो ग्राउंड लेवल जो है, वाटर लेवल है, वो बढ़ जाता है। बट जिस तरह से वाटर टेबल नीचे से बढ़ रहा है, मीन्स जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल बढ़ रहा है, पर उससे ज़्यादा हम उसको यूज़ कर रहे हैं। मतलब अगर बढ़ 20% रहा है और हम यूज़ 60% कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो मिसमैच करेगा। तो ग्राउंड वाटर को इस तरीके से यूज़ करना है कि बैलेंस बना रहे, यूज़ करो, क्योंकि ये हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स में हम लेके आते हैं ग्राउंड वाटर को। रिन्यूएबल रिसोर्स होने के बावजूद भी इसकी ये हालत है कि ग्राउंड वाटर जो है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि हम यूज़ ज़्यादा करते हैं जितने में वो रिप्लेनिश नहीं हो पाता, मतलब दोबारा से रीजनरेट नहीं हो पाता। क्योंकि बारिश आती है तभी वो रीजनरेट हो पाएगा, ऐसे तो रीजनरेट नहीं हो पाएगा। तो बारिश आती है नो डाउट, पर इतना पानी वो अपने अंदर सेव करती है, उससे ज़्यादा हम क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं डिप्लीशन हो रहा है ग्राउंड वाटर का। तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर आर फ्यूचर जनरेशन, हमें उसके लिए भी सेव करके चलना। सेकेंड है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल मतलब जैसे पेट्रोलियम।
अब पेट्रोलियम क्या है, कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके पास क्रूड ऑयल प्रॉपर अमाउंट में है। बट अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें, जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम से डीजल मिलता है, पेट्रोल, मिट्टी, केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल जिसको हम बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, वैक्स मिलती हैं, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल मिलता है जिसको आप अपनी मतलब मशीनरी को ग्रीसिंग करने में यूज़ करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें पेट्रोलियम से मिलती हैं। कहते हैं अगर इसी तरीके से अगर देश के लोग, वर्ल्ड के लोग इसी तरीके से यूज़ करते रहेंगे तो जो ये रिज़र्व है दैट वुड लास्ट ओनली फॉर 40 टू 50 ईयर्स या 30, मतलब इतना ही चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। मीन्स 40 साल का स्टॉक है, 40 से 50 साल का स्टॉक है, अगर हम इसी तरीके से यूज़ करते रहे तो 40 से 50 साल का स्टॉक है हमारे पास, इससे ज़्यादा स्टॉक नहीं है। और आपको पता है क्रूड ऑयल बनने के लिए कितने साल लग जाते हैं, क्योंकि इसको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में बोलते हैं और इसको बनाने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं और तब ये रिप्लेनिश होता है। तो अगर हम इसी तरीके से यूज़ करते रहेंगे तो 40-50 साल के अंदर ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और आपको पता है हमारी जो कंट्री है लाइक इंडिया डिपेंड ऑन इम्पोर्टिंग ऑयल फ्रॉम अब्रोड बिकॉज दे डोंट हैव एनफ स्टॉक फॉर देयर ओन। हमारी जैसी कंट्रीज़ हैं जो इंडिया है, उनके पास तो ये स्टॉक भी नहीं है, वो बाहर से इंपोर्ट करती हैं। अगर वो बाहर से इंपोर्ट करेंगी तो, और बाहर वैसे भी कम है, तो इट्स प्राइस विल इंक्रीज, इसका प्राइस बढ़ जाएगा जो हर पर्सन के लिए क्या हो जाएगा, बर्डन हो जाएगा। और कई ऐसी कंट्रीज जैसे से यूएसए है विच हैव लो रिजर्व्स हैंस वांट टू सिक्योर ऑयल थ्रू मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि आप रिसोर्सेज का यूज़ तो करो, पर रिसोर्सेज का यूज़ इस तरीके से करो कि फ्यूचर वाली जनरेशन को नुकसान ना हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट का है, ये लॉन्ग टर्म गोल पर बिलीव रखती है, फ्यूचर जनरेशन की डिमांड्स को फुलफिल करने में बिलीव रखती है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। क्वालिटी और क्वांटिटी को देख के आप रिसोर्सेज को यूज़ कीजिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी हो पाएगी जब हम रिसोर्सेज को प्रॉपर वे में यूज़ करेंगे, जुडिशियस वे में यूज़ करेंगे। जैसे हम अपने मनी को यूज़ करते हैं, मनी को ऐसा तो नहीं है कि हमने कहीं भी मन किया कुछ भी मर्जी ले लिया, मनी को हम सोच समझ के यूज़ करते हैं। इन द सेम वे हमें नेचुरल रिसोर्सेज को भी सेम वे में यूज़ करना चाहिए ताकि नुकसान ना हो। तो आई होप आपको ये सस्टेनेबिलिटी और डेवलपमेंट वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये हमारी कंट्री के लिए रिक्वायर्ड है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो वाइंड अप हो जाता है। एक बारी टॉपिक्स रिकॉल कर देते हैं जिसमें हमने डेवलपमेंट पढ़ा है। डेवलपमेंट में हमने देखे हैं डिफरेंट पीपल्स के डिफरेंट गोल्स होते हैं। उसमें पहला गोल तो इनकम ही है, और इनकम के साथ हमने देखा था कि जो वर्ल्ड बैंक है वो इनकम के क्राइटेरिया पर ही कंट्रीज़ को जज करता है, कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं। पर इनकम के अलावा भी हमने और क्राइटेरियाज देखे थे जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी। उसके बाद पब्लिक फैसिलिटीज़ वाला टॉपिक हमने किया, बॉडी मास इंडेक्स किया, और लास्ट में हमने ये टॉपिक कवर किया सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। फिर भी मैं आपको ये बोलूँगी एक बारी सारी वीडियो से गो थ्रू हो लीजिए, और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। और साथ में अगर आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको पर्सनली प्रोवाइड कर दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।